गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना सब लोग? कुशल मंगल। अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हैं जी, जल्दी से ज्वाइन करें सब। ग्रुप में मैसेज कर दी गई है। कल जो है हम लोगों का ना कोहलबर्ग का सिद्धांत चला था। कोहलबर्ग का सिद्धांत और उसी सिद्धांत से हम लोगों को आगे बढ़ना है। कल हम लोग का सिद्धांत जो था ये था जो कंप्लीट नहीं हुआ था। 2 अवस्था और 4 चरण हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा जल्दी से सब लोग आ जाएं ताकि सेशन को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो हैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किए होंगे। बस कितना किए होंगे ये नहीं मालूम है मुझे। वाकई में कोहलबर्ग आप लोगों ने पढ़ा है? वीडियो देखे, वापस से समझ में आई? कहीं पे कोई कंफ्यूजन, या जितना पढ़े उतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन बना या नहीं बना? किए थे आप लोग? बताना जरा, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने वर्क किया है। यहाँ तक हम लोग का जो था ना हो गया था, ठीक है, किए हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं किए हैं। एक बार ना हम शॉर्ट में थोड़ा सा इसको लेकर के चलते हैं इस सिद्धांत को, और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर इससे आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। देख लाभ है, लेकिन घर के लोगों के सामने वो हमेशा अच्छा बनेंगे। और अच्छा बनने का यहाँ पर यह भी एक मतलब होता है, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि आप अगर हमको सामने से अगर इज्जत करिएगा तो हम भी आपको इज्जत करेंगे। यानी कि जैसा व्यवहार मेरे साथ रखिएगा वैसा व्यवहार हम भी आपके साथ रखेंगे। और एक दूसरे के सम्मान देने की यहाँ पर इच्छा जाहिर करता है ये लोग। इसमें एक चीज़ आता है गोल्डन रूल, यानी स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्वर्णिम नियम क्या है ये आप पढ़े ही थे कल, कि बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है और उनकी सहायता करना चाहता है, मतलब दूसरे का हेल्प करना चाहता है बच्चा। यहाँ पर आपने यह भी पढ़ा था कि इसका एक और जो चरण है वो चौथा चरण जो होता है कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि बच्चा का यहाँ पर सोच है कि सरकार ने अगर कोई भी नियम कानून बनाया है या कोई भी रूल जो होता है उसका पालन करना हम सभी को चाहिए। अर्थात चोरी करना गलत बात है, ये क्या है, एक नियम है और इसको हमको पालन करना चाहिए, बल्कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो वही बच्चा यहाँ पर कहता है कि हमें नियमों का जो है पालन करना चाहिए और उसके प्रति हमको सजग रहना चाहिए कि नियम टूटने से बचे, नियम को तोड़ना नहीं है।
और बाकी सारे डिटेल में मैं आप लोगों को कल पढ़ाया ही था। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और इससे आगे हम लोगों का है अगला स्टेप जो है वो थर्ड आपका आता है अवस्था। तीसरा अवस्था आता है जिस अवस्था का नाम है, यहाँ तक मैं किसी को क्लियर, ये कोई दिक्कत है क्या बताइएगा? जितने अभी मैंने बताया क्या आप लोगों को इतना समझ और क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग और लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट और लाइक मारिए दे दनादन। ओके ठीक है चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। हम लोग अगले चरण पे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग का अगला अवस्था है जिसका नाम है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, देखिए उत्तर परंपरागत यानी कि अब बच्चा जो है समाज के अनुसार जो चल रहा था, अब समाज के अनुसार बच्चा नहीं, बल्कि अब बच्चा अपना यहाँ पर नियम कानून बनाता है। बच्चा अब 13 साल से ऊपर हो गया है, यानी इस अवस्था का आयु जो है 13 वर्ष से ऊपर की आयु रखा गया है। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने अंदर से अब अपना नैतिक प्रस्तुत करते हैं, अर्थात अब इसका खुद का एक तर्क होता है। अब ये समाज और दूसरे लोगों के तर्क के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि इसका अपना एक खुद का तर्क होता है। इसके नज़र में, अर्थात आपके नज़र में कैसा है, इस आधार से आप क्या सोचते हैं, आपका अपना एक सोच जो होगा वही आंतरिक नैतिकता होती है। आंतरिक नैतिकता उसी को हम लोग कहते हैं। इसमें है कि इस स्तर पर बच्चा जो होता है निर्णय खुद से लेता है, न कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब बच्चा देखता है कि क्या गलत है और क्या सही है बच्चे के नज़र में, और उस हिसाब से वो नियम को तय करता है। ठीक है, बालक बाहरी आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। मतलब बाहरी आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है, इसका कहने का ये मतलब होता है कि बालक जो होता है ना, अब अपने आप का नहीं देखता है, बल्कि समाज की भलाई को सोचता है। वो देखता है कि समाज में किसी को हम भलाई करें तो इससे हमको लोग अच्छा कहेगा और उसका भला हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को बच्चा यहाँ पर ध्यान देता है। बालक अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को महत्व देता है। ध्यान दीजिए, बालक अपने परिवार, राष्ट्र और ये समाज को महत्व देता है, मतलब खुद को महत्व नहीं देता है। अब कहता है कि हम लड़ेंगे समाज के लिए, हम देश के लिए लड़ेंगे, हम अपने परिवार के लिए लड़ेंगे। मतलब हर चीज़ को अब इम्पोर्टेंस समझने लगा है बच्चा, यानी बच्चे में तर्क करने का क्षमता जो है अब काफ़ी आ गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोहल वर्ग ने क्या किया है कि इस अवस्था को भी 2 चरण में बांट दिया है, जिसमें पहला चरण हम लोग का आता है चरण नंबर 5, और चरण नंबर 5 का नाम है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन कहने का मतलब होता है समाज से संबंध। समाज से संबंध यानी बालक का संबंध जो है किससे है, अब समाज से होता है। अभी तक उसका अपने आप से संबंध था या परिवार से संबंध था, अब बालक का संबंध जो है घर से नहीं बल्कि समाज से हो गया है। अब इसमें क्या होता है भाई, अब इसमें स्क्रीन पे पहले देख लीजिए आप क्या होता है। अलग अलग लोग और समुदाय अलग अलग विचार और कानून रख सकते हैं। कहने का मतलब कि इस स्तर पर जब बच्चा होता है ना, तो उस स्तर पर हर बच्चा का अपना अपना, हर समुदाय का अपना अपना विचार और नियम कानून हो सकते हैं। सबका ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हिंज ने क्या किया, क्या समझ के चोरी किया था। वो अपने नैतिक के आधार पर, अपना नियम के आधार पर वो देखा कि चलो हमको पत्नी को बचाना ज़रूरी है, चाहे चोरी के बदले हमको कुछ भी दंड मिलेगा वो हम सब समझ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। आगे इसमें आप देखिएगा कि इसमें बालक यह मानता है कि नियम लोगों के भलाई के लिए बनता है। ध्यान दीजिएगा, नियम लोगों के भलाई के लिए बनता है। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसा नियम को तोड़ देना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी नियम किस लिए बनता है, कि किसी का भला हो, इससे किसी को बुरा नहीं हो। नियम तो इसलिए बनता है, अगर उसी नियम से किसी को हानि पहुंच रहा है, जैसे चोरी करना गलत बात है, एक नियम है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामने वाला जो है मजबूर कर रहा है, दवाई नहीं दे रहा है जिससे किसी व्यक्ति की जान जा रही है, तो उस जगह पर अगर चोरी कर भी लिया गया
तो वह चोरी चोरी नहीं कहलाता है। ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना है और कहा जाता है कि ज़रूरत पड़े तो नियम को हम तोड़ सकते हैं, और इसीलिए हिंज ने क्या किया था, नियम को तोड़ करके चोरी किया था। इसीलिए यहाँ पर बालक का सोच होता है कि समाज का जो नियम कानून होता है उसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन कहने का मतलब क्या, ढील होना चाहिए, छूट होनी चाहिए। अगर लगे कि नहीं भाई किसी का जान बचाना जरूरी है तो नियम में परिवर्तन कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी व्यक्ति का अगर जान बचाने के लिए एक झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, क्योंकि एक झूठ अगर जान बचाने के लिए बोला गया है तो वह 100 सच के बराबर होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि झूठ पर झूठ बोलिए। अब जैसे पता नहीं हमारे क्लास के कौन बच्चे हैं जो गार्जियन से झूठ बोल रहे हैं। आज सुबह हमको कॉल आया है कि सर क्लास बंद है क्या, हम कहे नहीं भाई क्लास खुली हुई है। अब उनके जो बच्चे हैं गार्जियन को कहें कि नहीं नहीं क्लास तो बंद है, जो बकरीद के छुट्टी है। कहाँ हम बकरीद के भाई छुट्टी दिए हैं, हम खस्सी बकरी थोड़ी काटते हैं तो छुट्टी देंगे है कि नहीं। आगे इसमें कहता है कि बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, सामाजिक अनुबंधन में बालक वही करता है जो बालक को सही लगता है, तथा वह यह भी सोचता है कि कोई नियम में अगर ज़रूरत हो कि हम परिवर्तन करें तो परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं पॉइंट को हम लोग। समाज की भलाई के लिए, ध्यान दीजिए वही पॉइंट है जो अभी मैं समझा चुका हूँ। समाज की भलाई के लिए नियम में बदलाव किया जा सकता है। अब ये ना हम कहें कि ज़रूरत पड़ेगा तो समाज के भलाई के लिए नियम बदला जा सकता है, लेकिन आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, मतलब इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, न कि नीतीश चचा के अनुसार। जैसे अभी आपके नियम में परिवर्तन किया गया है ना, नियम बदल दिया गया कि भाई सभी राज्यों के लोग जो हैं अब बिहार में परीक्षा में शामिल होंगे। हम लोगों से सहमति लिए नीतीश जी, किसी से सहमति नहीं लिए, अपना मन से बदल दिए। तो ये सरासर क्या है, गलत है। यहाँ पर आपको जो कुछ भी करना चाहिए वो आपसी सहमति से होनी चाहिए, सभी लोग के मत से होना चाहिए था। बताइएगा ये चरण नंबर 5 तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है, बताओ, कोई समस्या? बोलो, कोई समस्या है किन्हीं को यहाँ तक में, है या नहीं, दोनों बोलो। न है वो भी, है वो भी। यस या नो? नो सर। नो सर। यस है, दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है बोलिए। कहाँ पे दिक्कत हुआ? ऋषभ राज, कौन है जी ऋषभ राज? कहाँ पे दिक्कत है बताइए जल्दी। दिक्कत है या नहीं है, जल्दी बताइए कमेंट। चलिए, शायद इन्हें दिक्कत नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवस्था है, यहाँ से खूब प्रश्न आया है, ध्यान दीजिएगा। चरण नंबर 6, चरण नंबर 6 का नाम है सार्वभौमिक नैतिकता। अब सार्वभौमिक नैतिकता को, इसको क्या कहते हैं भाई? अब देखिए, इस अवस्था में बालक में जो नैतिकता होता है ना, अंतःकरण की ओर अक्सर होती है। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है कि बालक आंतरिक रूप से अपने आप में, है ना, अपने आप में तर्क करता है और जो उसको सही लगता है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। जैसे पहला नंबर पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। किस अवस्था में? सार्वभौमिक अवस्था में। यह प्रश्न पूछा भी है कि किस अवस्था में बालक, व्यक्ति जो होता है किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है, इस लाइन को बड़ा अच्छा से समझिएगा कि किस अवस्था में व्यक्ति किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। तो भाई
जब हम यह देखते हैं कि हमारा जीवन जो है, इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र। और राष्ट्र के लिए देख रहे हैं बेचारे चंद्रशेखर आज़ाद जी कुर्बान हो गए, भगत सिंह जी कुर्बान हो गए और सुभाष चंद्र बोस जी कुर्बान हो गए। अगर चाहते ये अपना लिए खाली लड़ते तो आज ये भी कन्हू न कन्हू जिंदा होते, लेकिन ये क्या किए, ये अपने आप के जीवन को समर्पित कर दिए, किसके लिए, देश के लिए। और इन्होंने जीवन से ज़्यादा किसको महत्व दिया, देश को महत्व दिया, राष्ट्र को महत्व दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि सार्वभौमिक नैतिकता जो होता है यह खुद के लिए नहीं होता है, बल्कि इसको सर्व के लिए देखा जाता है, अर्थात सभी को ध्यान में देखा जाता है। अगर देखा जाता है कि अगर हम एक व्यक्ति आंदोलन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसका लाभ जो है सभी को मिलेगा। अगर हम मर भी गए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाकी को ऐसा दिक्कत कभी होना नहीं चाहिए। आगे है कि इस अवस्था में व्यक्ति विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत पर निर्णय लेते हैं, मतलब स्वयं के द्वारा बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, मतलब अपना हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। स्व विवेक, ध्यान रखिएगा, स्व विवेक आएगा या फिर कभी भी प्रश्न में यह आ जाएगा कि व्यक्ति किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है तो यह कोहल वर्ग के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो अवस्था नंबर 3 हो जाएगा उत्तर परंपरागत, या फिर चरण पूछ देगा तो चरण नंबर 6 सार्वभौमिक नैतिक स्तर। क्लियर है, बताइएगा, बोलना, यहाँ तक में क्लियर है? यस सर, ओके। देखिए यहाँ पर बालक जो है ना, दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि खुद के नियम कानून के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें बालक जो होता है दूसरे के फायदा के लिए अपना जान पर भी खेल जाता है, ये भी ध्यान रखिए। जैसे इन्होंने देखिए ये सब क्या किए थे, ये अपना कहाँ भाग गया जी, ये अपना फायदा के लिए जान पर खेले थे क्या। ये गांधी जी हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो या फिर अन्य खुदीराम बोस हो या कोई भी हो, ये सब क्या अपने लिए लड़े थे? नहीं, ये देश के लिए लड़े थे, दूसरे लोगों के लिए लड़े थे, ये स्वयं के लिए खाली नहीं लड़े थे, यानी दूसरों के लिए भी अपने जान जोखिम में डाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है कि इस अवस्था में व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को करता है जो संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो। देखिए कहता है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है कानून और सामाजिक स्वीकृति, मतलब समाज इसको नहीं लागू करता है, समाज कहता है कि नहीं हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तैयो इस चीज़ को ही परवाह नहीं करता है, उसके विपरीत अर्थात कह सकते हैं कि समाज के नियम कानून के विपरीत जाता है और फिर कार्य करता है। जैसे कि हिंज ने किया था, क्या किया हिंज ने, जान बचाने के लिए चोरी किया, जो कि समाज का नियम कानून कहता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन इसने क्या कहा कि जो कुछ भी होगा वो हम बाद में फरिया लेंगे, लेकिन अभी हम चोरी करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है मानव अधिकार व न्याय सबसे ज़रूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। मतलब मानव को बचाना सबसे बड़ा ज़रूरी है और किसी को उचित न्याय दिलाना सबसे बड़ा ज़रूरी है, चाहे समाज हमारे खिलाफ क्यों नहीं चले जाए। और ये सब चीज़ आप बहुत सारे देखे होंगे, फिल्म हो, बहुत सारे चीज़ में हर जगह पे आप देखे होंगे कि इलीगल तरीके से न्याय लेना पड़ता है। जैसे फिल्म में देखते होंगे कि गुंडा को हीरो मारते रहता है और क्या कहता है पुलिस कि कानून अपने हाथ में मत लो, तैयो मार देता है। बाद में फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कहता चलो हम कानून से गुहार लगाएंगे कि तुमको कम से कम सज़ा मिले क्योंकि तुमने किसी के लिए अच्छा काम किया है, जान बचाने का काम किया है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोहल वर्ग का तीनों सिद्धांत और 6 चरण खत्म हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइएगा। अगर नहीं है तो नो लिखे, अगर है तो यस लिखे जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ूँगा। जल्दी जल्दी। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके भाई, समझ में आ रही है, एकदम क्लियर चल रहा है ना।
पिछली बार से बहुत आसान तरीका से समझा रहा हूँ इस बार। हालांकि पिछली बार भी बहुत आसान तरीका से ही समझाया था, थोड़ा बहुत बदलाव है। अब देखिए कुछ आगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, जो कि ये सब चीज़ जो है ना कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता ये सब चीज़ को। शायद ही कोई पढ़ा देता होगा, लेकिन सभी लोग ये सब चीज़ को नहीं पढ़ाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम हर साल जब पढ़ाते हैं तो इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ा के भेजते हैं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आता है अब यहीं से आता है, सिद्धांत से बहुत कम आता है। पहला पॉइंट है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में चरण जो है कैसा है, सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। अर्थात जो चरण है 6 गो चरण, ये 6 चरण कैसा है, अपने आप में सुपरिभाषित है, मतलब सब जो है डिफाइंड किया हुआ चरण है और बिल्कुल क्लियर बताया गया है। सही बात है कि गलत बात? ये सही बात है कि गलत बात है? कोहल वर्ग का सभी चरण कैसा है, स्पष्ट है और डिफाइंड किया हुआ है कि कौन क्या है, कैसा है, किस चरण में बालक कैसे क्या करता है, एकदम क्लियर कट बताया गया है। बताया गया है कि नहीं बताया गया है? जी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नैतिक विकास के चरण का स्वरूप कैसा है, सार्वभौमिक है। अर्थात बालक में जो नैतिकता सोच होता है ये कैसा होता है, अपने लिए ही बालक खाली नहीं सोचता है बल्कि सभी के लिए सोचता है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल रूप में सोचता है, तो ये सभी के लिए सोचता है। फिर से समझा दीजिए, फिर से क्या समझा दीजिए, कौन सा पॉइंट, कौन सी पॉइंट? अभी जो बोले हैं ये वाला जो स्क्रीन पे है, पहला पॉइंट, कोहल वर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, इसी को ना अभी जो समझा। ओके, कोहल वर्ग के सिद्धांत में कहता है कि जो 6 गो चरण है, ये 6 चरण कैसा है, 6 चरण बिल्कुल कोहल वर्ग के द्वारा परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है कहने का मतलब कि उसमें डिटेल बताया गया है कि क्या क्या इस चरण में होता है। जैसे पहला चरण दंड एवं आज्ञापालन, उसमें आप पढ़े हैं ना जी, कि सीधे कह दिया है कि हाँ दंड एवं आज्ञापालन नाम का एगो चरण होता है, बस खत्म नहीं। उसमें बताया गया है कि बच्चा जो है दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, बच्चा पुरस्कार पाने के लिए आज्ञा का पालन करता है, तो उसी को कहते हैं कि यह जो है परिभाषित किया गया है और बिल्कुल क्लियर चरण है। सभी चरण जो है क्लियर चरण है। ठीक है। दूसरा आपने देखा कि नैतिक विकास का चरण का स्वरूप कैसा है, सार्वभौमिक है, यानी सभी क्षेत्रों में नैतिकता का ज्ञान बच्चे में और सर्वहित के लिए होता है, स्वयं के लिए ही नहीं। तीसरा, नैतिक विकास कार्मिक प्रक्रिया है, यानी नैतिक विकास जो है क्रम से चलने वाला प्रक्रिया है, मतलब प्रत्येक अवस्था में बच्चों में जो होता है इसका नैतिक विकास का जो क्रम होता है वो स्तर दर स्तर बदलते जाता है बच्चे में क्षमता योग्यता। जैसे देखिए 0 से 4 वर्ष में कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होता है, लेकिन 4 से 10 वर्ष में कहते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत अब सोचता है, लेकिन कैसे सोचता है, बाहरी लोगों के द्वारा, हम लोग सिखाते हैं तो सोचता है। फिर कहता है दूसरा चरण में कि 10 से 13 साल की उम्र में बच्चा समाज के अनुसार चलने लगता है, जैसा समाज बताता है उस ढंग से चलने लगता है। और फिर बच्चा जो है जब 13 साल से ऊपर अर्थात किशोरावस्था में आ जाता है तो बच्चा अपना मन का हो जाता है, अपने हिसाब से चलने लगता है। तब ना देखते हैं कि बच्चा जो है समाज कहता है कि लव मैरिज मत करो, सही बच्चा कहता है ना हम करबे करो, कहता है तू क्या कर लेगा, तू ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहने देगा, समाज छोड़ कर चल जाएंगे, घर छोड़ के चल जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा खुद निर्णय लेने लगता है। तो स्तर दर स्तर बच्चे में नैतिक जो है विकास है वो अलग अलग तरह से होता है, यानी कि नैतिक विकास जो है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। मतलब ये कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों में जो है
बुद्धि बढ़ता है, और उसी बुद्धि के आधार पर बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होते जाता है, मतलब बच्चों में जैसे जैसे समझदारी आते जाता है, वैसे वैसे बच्चे में नैतिकता का ज्ञान विकसित होते चला जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ गया, जितना ज़्यादा उम्र होगा उतना ज़्यादा समझदारी नैतिकता का आ जाता है उसमें, कि कौन सा काम सही होता है और कौन सा काम गलत होता है। जैसे 5 साल का छोटा बच्चा में क्या तर्क है कि किसी का गर्दन काट दिए, बच्चा क्या समझ रहा है यहाँ पर? कुछ समझेगा कि सही है कि गलत काम है? नहीं समझेगा। लेकिन जैसे जैसे वही बच्चा का उम्र बढ़ेगा, मिच्योर होगा, समझदारी आ जाएगी, तो बच्चा समझेगा कि भाई गलत काम है किसी का गर्दन काट देना, या फिर काटा तो क्यों काटा, रीजन क्या था काटने का, विभिन्न तरह का तर्क बच्चा करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने में? 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, किसी को समझने में दिक्कत हुई है? अगर हुई है तो बताएंगे, और नहीं हुआ है तो नो बताएंगे। नो लिखे, जल्दी से कमेंट करें, आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए, बताइए। नो शेयर, ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ लो। अब देखिए आलोचना, ये कौन है? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ही है ना? देखिए तो ये कौन है? सुनीता विलियम्स। यस सर, था देख रहे हैं। चलिए, ये सुनीता विलियम्स है, ये सुनीता विलियम्स नहीं है। ये सुनीता विलियम्स नहीं है, ठीक है, ये कोई और है। ये है कोहलबर्ग की स्टूडेंट, कोहलबर्ग की स्टूडेंट है, जिसका नाम है कैरोलिन गिल्गिन। कैरोलिन गिल्गिन, ठीक है, ये सुनीता विलियम्स नहीं है। कोहलबर्ग की स्टूडेंट है कैरोलिन गिल्गिन। किलकिन नहीं, गिल्गिन। गिल्गिन। अब देखिए, अब ये कैरोलिन गिल्गिन यहाँ पर क्यों आई है? तो क्यों आई है भाई? इनके गुरुजी ने सिद्धांत दिया था और स्टूडेंट ने क्या कर दिया? उसमें कमियां निकाल दिया। आलोचना, आलोचना का मतलब क्या होता है? आलोचना का मतलब होता है कि किसी में कमी बताना। तो इसने क्या किया है? कैरोलिन गिल्गिन ने कोहलबर्ग की सिद्धांत की कमियां बताई है कि आपके सिद्धांत में फलना फलना कमियां है, सुधार लीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या क्या कमियां बताया है, जिसमें पहली पॉइंट हम लोग देखत है। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोलिन गिल्गिन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में महिलाओं को कम प्राथमिकता दिया था, अर्थात नारी को गौण रखा गया है। ध्यान दीजिए, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में क्या माना है कि महिला जो होती है उसमें सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा कम होता है, इसलिए महिला जो होती है सही निर्णय नहीं ले पाती है, सही तरीके से तर्क नहीं कर पाती है, बल्कि महिला जो होती है भावना में बह जाती है। भावना यानी इमोशनल हो जाती है, तुरंत छोटी छोटी बातों पर वो इमोशनल हो जाती है। इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में नारी को महत्व नहीं दिया है, नारी को महत्व नहीं दिया है, अर्थात नारी को बहुत कम वैल्यू दिया है और पुरुष को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है। जैसा कि आप इधर देख ही रहे हैं कि पुरुष जो है इधर लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार है, उतारू हुए है कि मार का गर्दा छोड़ा देंगे, अब महिला जो है उसको पकड़ ले है कस के, कह रहे हैं कि ना 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 छोड़ना दीजिए कहला मार रहे हैं, है ना। ये जो है बचाने पर लगी हुई है, क्या ये कह रही है कि बस मत मारपीट करिए, ठीक है। और इधर जो है देख रहे हैं ससुराल जाने वक्त कैसे रो देती है। अब पुरुष देखते हैं न, घर से शादी करने के लिए जाता है तैयो नहीं रोता है, और लेके आता है तैयो नहीं रोता है, रोते हुए। सीधा सीधा यहाँ पर आपको यह समझना है कि महिला जो है
सही तरीके से तर्क लेने में सक्षम नहीं होती है, सही निर्णय लेने में, ठोस डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होती है। इसीलिए कोहलबर्ग ने ऐसा ये सिद्धांत दिया था और इन्होंने ये कहा था कि महिलाओं में सोचने समझने की शक्ति पुरुषों की तुलना में कम होता है, इसीलिए ये महिला को गौण माना है, महिला को स्थान अपने सिद्धांत में नहीं दिया है। और ये खूब आता है प्रश्न, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार, इन्होंने तर्क दिया, किन्होंने, कैरोलिन गिल्गिन ने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल। देखभाल कहने का मतलब भाव या भावना है ना, भाव या भावना के आधार पर है। मतलब कैरोलिन गिल्गिन का मानना था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पुरुष जो होते हैं वो न्याय करते हैं, सही तरीके से न्याय करते हैं, और महिला जो होती है व्यक्ति के भाव पर यानी कि भावना पर बह जाती है या देखती है कि किस प्रकार का काम है और उसमें इमोशनली हो जाती है। तो इसी को हम लोग भाव के आधार पर मानते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही वर्ड आता है भाव, कभी कभी देखभाल इसी के बदले आ जाता है, भाव के बदले देखभाल आ जाएगा कि कोहलबर्ग में सिद्धांत में महिलाओं को किस रूप में देखा गया है, नैतिकता का आधार किसको माना गया है, तो ऑप्शन दे देगा देखभाल को माना गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको ध्यान रखिएगा, देखभाल, भावना, न्याय, ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा कि न्याय के प्रति कौन है, तो भाई न्याय के प्रति पुरुष है, भावना या देखभाल के प्रति कौन है, तो इसके प्रति महिला होती है। ठीक है, आगे है कैरोलिन गिल्गिन का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आधार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। मतलब महिलाओं को नेगलेक्ट किया गया है। अवहेलना का मतलब होता है कि महिलाओं को नेगलेक्ट किया गया है, किनारे दरकिनार किया गया है, इनको वैल्यू नहीं दिया गया है। तो बताइएगा किन्हीं व्यक्ति को यहाँ तक में किसी भी रूप में कोई दिक्कत है, अगर है तो बताएं और न है तो भी बताएं। बोलिएगा जल्दी से, धड़ाधड़ आप लोग कमेंट करिए कि किन्हीं को कोई दिक्कत है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। जल्दी से कमेंट करें, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो देखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोगों के सामने ना कुछ प्रश्न है और उन प्रश्नों को अब हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं और बाकी प्रश्न आप लोगों के लिए रख देंगे, करते रहिएगा। ठीक है, कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं हम लोग, करें या छोड़ दें आप लोग के लिए? जल्दी बता दो आप लोग क्या कहते हैं, करें या आप लोग के लिए छोड़ दें? करें? नहीं करें? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए नहीं, कुछ करा देंगे। हाँ, कुछ कर दीजिए, जी बिल्कुल, कुछ करा दीजिए, सही बात है। साफे छोड़ देंगे तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। तो चलिए, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न परोस दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा प्रश्नों को, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक घूंट हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग प्रश्न को पढ़ के समझिए। देखिए, प्रश्न तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी उधर से आंसर दीजिए ताकि पता चलेगा कि किसके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आ जाइए पहले प्रश्न पे। हिंज को ही हाइंज लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह पे नाम डिफरेंट तरह का होता है। तो हिंज
दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस स्तर पर ऐसा बच्चा में सोच आता है कि चोरी करना गलत बात है और हमको चोरी नहीं करना चाहिए बल्कि नियम कानून का पालन करना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा धड़ाधड़। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ए अरे पागल, ये कैसे हो जाएगा? यहाँ दंड एवं आज्ञा पालन करना है, दंड या आज्ञा पालन का थोड़ी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में करना गलत है क्योंकि चोरी करना गलत बात होता है। और ये बच्चा में सोच कब आता है? कानून व्यवस्था में आता है, चौथा चरण में आता है। कोहलबर्ग का दूसरा स्टेज और चौथा चरण में यह बात आता है। अब ये न बताए थे कि नियम का पालन करना चाहिए बल्कि नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? सी नंबर आंसर। पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, ये सब तो ऐसी रहेगा, कुछ लगा देगा, अभिनवीकरण लगा देगा, उन्मुखीकरण लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, अभिविन्यास लगा देगा। तो उस सब चीज़ से डरिएगा नहीं, मेन नाम को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब तो पहले प्रश्न पे आप लोग क्लीन बोल्ड हो गए जी, ऐसे बोल्ड हो जाएगा तो कैसे काम होगा? क्लीन बोल्ड नहीं होना है। चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समाज के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है? अब बताइए कहाँ पर यह बच्चा में सोच आ जाता है कि ज़रूरत पड़े तो समाज के नियम में बदलाव करना चाहिए? किस अवस्था में ऐसा सोच आता है? अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ाए थे। कहाँ पे यह बच्चा सोचने लगता है कि किसी के जान बचाने के लिए नियम को तोड़ना जरूरी है तो नियम तोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अनुबंधन, यानी कि चरण नंबर कौन सा? चरण नंबर 5। चरण नंबर 5। चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए सब लोग अपना हिसाब से आंसर दीजिएगा, कोई किसी के आंसर का नकल करके मत दे दीजिएगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग जानते हैं कि फलाना स्टूडेंट जो है ना अच्छा आंसर देती है तो जे वो देगी ओकरे वाला दे देंगे, तो ये वाला मत करिएगा कोई। कुछ लोग में ये होता है आदत। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कैरोलिन गिल्गिन के अनुसार कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है को नकारते हैं। अब देखो किस पर जोर देती है भाई? कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है महिलाओं के संदर्भ में, वो किस पर जोर देती है? जिसको कि कैरोलिन गिल्गिन जो है नकार देती है, कहती कि गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी तुरंत पढ़े हैं ना ऑप्शन नंबर ए, देखभाल। कोहलबर्ग जो है देखभाल पर जोर देते हैं, जिसको कैरोलिन गिल्गिन जो है नकारती है, कहती है कि नहीं गलत बात है, जैसा नहीं होना चाहिए। बहुत सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कैसे धर आ गया प्रश्न सर। अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित युग्म का मतलब सही जोड़ा कौन सा लगाया गया, किस ऑप्शन में जोड़ा जो है सही लगाया गया है और बाकी जोड़ा गलत होगा। तो पहला देखिए, सार्वभौमिक नैतिकता अभिविन्यास, सजा से बचने के लिए नहीं, सजा से बचने के लिए तो दंड एवं आज्ञा पालन होता है, तो ये गलत जोड़ा है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आदर्श पारस्परिकता, तो नहीं, ये भी गलत है।
इसमें आपका आदर्श पारस्परिकता नहीं होता है। नहीं नहीं, ये तो सही है ना, आदर्श पारस्परिकता तो इसी में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी। अच्छा लड़का अच्छा लड़की में ही तो कहता है कि तुम हमको इज्जत दोगे तो हम तुमको इज्जत देंगे। पारस्परिकता मतलब एक दूसरे से आपसी इंटरेक्शन, तो इसी में होता है, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कानून और व्यवस्था भी विन्यास है सांसों का एक आदान प्रदान, नहीं ये तो गलत है। आदान प्रदान की क्रिया इसमें नहीं होता है। आदान प्रदान होता है 2 नंबर में, कहता है कि तू खाना बना के लाई है, हम खाना बना के खिलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरे की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं। देखिए आ गया स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल आ गया ना। गोल्डन रूल कहाँ पर बनाता है सर? कमेंट बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कमेंट बंद कर देते हैं, एक सेकेंड। कमेंट हम दूसरे जगह पे चालू कर देते हैं, ठीक है, सही है। स्क्रीन पे थोड़ा सा आप लोग को ना देखने में ना दिक्कत होता होगा, है ना। चलिए इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, 5 नंबर प्रश्न का जल्दी से। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल किस अवस्था में है? आप सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन रूल कहाँ होता है, किस अवस्था में? जल्दी बताइएगा गोल्डन रूल के बारे में, कि गोल्डन रूल किस अवस्था में बच्चों में आती है। अच्छा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का, कौन सा? 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। गोल्डन रूल अभी तुरंत पढ़े थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, और 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, व्यक्ति अपने निर्णय को, मतलब अपना निर्णय जो कोई डिसीजन लेता है वो व्यक्तिगत अधिकारों यानी कि स्वयं के अधिकार के अनुसार लेता है, मतलब अपने हिसाब से निर्णय लेता है, और किसके लिए? सर्वोपरि अच्छाई यानी सबके भलाई के लिए। और सबके भलाई के लिए करेगा तो किस अवस्था में बच्चा चला जाएगा? अरे वाह, आप लोग तो पहला ही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्था का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? यहाँ पर भी देखिए जोड़ा लगाने की बात किया गया है, कौन सा जोड़ा सबसे सही लगा हुआ है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा जोड़ा इसमें सही लगा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, कानून और नियम का लचीलापन, मतलब ढील चाहिए, तो यही तो सही है, यही ऑप्शन नंबर सही है। सामाजिक अनुबंधन में ही ना कहता है कि कोई नियम अगर किसी के भलाई के लिए है तो नियम को तोड़ देना चाहिए, मतलब नियम में ढील होना चाहिए, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि नियम में ढील होना चाहिए, तो ढील कहाँ पर? सामाजिक अनुबंधन में ही चाहिए। वहीं पर ना बच्चा कहता है कि अगर ज़रूरत हो किसी के लिए जान बचाने की तो नियम तोड़ दीजिए। अभी तुरंत पढ़े थे लचीलापन के बारे में। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी की बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर पर है? अभी तुरंत आप पढ़े हैं ना कि अपने जीवन से जब वह किसी और चीज़ को अधिक मूल्य देता है, मतलब वह किस अवस्था में होगा? जल्दी बताइए।
जल्दी दीजिए, 8 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिए। अनुराधा कुमारी बिल्कुल सही है, आरती गलत है, प्रियंका गलत है, किरण कुमारी बिल्कुल सही है। जी हाँ, अरे अभी तुरंत न पढ़ाए थे जी, सुभाष चंद्र बोस वाला फोटो, हाँ भगत सिंह वाला फोटो बताए थे ना कि जब व्यक्ति स्वयं के जीवन से अगर किसी और चीज को अधिक वैल्यू देगा तो समझिए कि वह देश को वैल्यू दे रहा है। क्या किस स्तर पर होगा? तो सार्वभौमिक स्तर पर न बच्चा होगा, मतलब सभी के हित के लिए सोच रहा है। अपना जान बचाना होता तो यहाँ कहला होता, वो पहला अवस्था में चल जाएगा, जो दंड एवं आज्ञा पालन दंडे बला में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि कैरोलिन गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार है, क्या है? तो देखिए, पुरुषों की नैतिकता का अधिकार क्या है भाई? न्याय है। अभी तुरंत बताए थे ना कि पुरुषों की नैतिकता का अधिकार न्याय है और महिला के नैतिकता का अधिकार देखभाल है। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर 2 नंबर का है नहीं होगा, ओहो में तो देखभाल और न्याय है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में पुरुष पहले है तो पहले आपका आएगा देखभाल नहीं, बल्कि पहले न्याय आएगा, और महिला बाद में है तो बाद में देखभाल आएगा, इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, और 10 नंबर प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। किस चरण की यह विशेषता है भाई? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जो एक चरण है हमारा, इसकी कौन सी एगो विशेष लाइन है, विशेषता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो बताइए। पारस्परिक समझ, पारस्परिक समझ तो आपका है अच्छा लड़का अच्छा लड़की का, तो सामाजिक व्यवस्था का है नहीं। डर और सजा, दंड एवं आज्ञा पालन, ये तो पहला चरण है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरों का स्नेह और दूसरों का अनुमोदन, यह भी नहीं होगा। तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर 4, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी नियम कानून का पालन करना प्रत्येक सदस्य का क्या है? व्यक्तिगत कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि, क्या है भाई? कोहलबर्ग के सिद्धांत का एक प्रमुख आलोचना कौन है? मतलब आलोचना तो बहुत है, लेकिन सबसे मेन आलोचना कौन है? तो पहला ऑप्शन है कि उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है। तो यही तो आंसर है, नारी परिपेक्ष गौण है, मतलब नारी को नेग्लेक्ट किया गया है, गौण रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? अब गोल्डन रूल आ गया फिर से। अब गोल्डन रूल भाई किस अवस्था में है? जल्दी से बता दो, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। अभी तुरंत अभी आप बताए हो इसका आंसर। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, जी हाँ बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4, 12 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं, और 13 नंबर प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास के क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति का परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? अब बताइए भाई, अभी तुरंत पढ़े हैं ये सब चीज़, देखिए आप बताइए तब हम समझाएंगे, नहीं तो हम ही सब समझा देते हैं।
जल्दी से आप लोग, अरे वाह वाह वाह, एक लोग का आंसर गलत है, बिल्कुल सार्वभौमिक, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक स्तर, जी सार्वभौमिक नैतिक। अभी आप तुरंत पढ़े हैं ना जी कि समाज व्यक्ति जो है कानून और सामाजिक स्वीकृति का परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांत। देखिए कई कई चीज आ गया, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे आत्मानुभूति आ गया तो सोचे होंगे कि अच्छा ये तो होता है दूसरा चरण में, यांत्रिक उद्देश्य में, ओकरे नाम है आत्मानुभूति, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में ये भी कहता है कि स्वयं के द्वारा निर्धारित सिद्धांत, मतलब जैसे भगत सिंह अपना स्वयं का सिद्धांत बनाया, सुभाष चंद्र बोस स्वयं सिद्धांत बनाया, गांधी जी अपने स्वयं का सिद्धांत पे चलते थे, वही बात यहाँ पर कहा गया है। तो राइट आंसर सार्वभौमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से बताइए। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये तो गलत बात ना है जी, वो तो आगे बढ़ाए हैं सिद्धांत को, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमको सही ढूंढना है। वे नैतिक विकास के 6 स्तर को 2 चरण में समेट दिए, गलत बात, 6 चरण नहीं बल्कि 3 स्तर को 6 चरण में समेटे हैं। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया, जी बिल्कुल, उन्होंने बच्चों को एक हिंज की दुविधा की कहानी सुनाया और उसी से संबंधित उन्होंने रिसर्च किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं, 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा कथन कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का समीक्षा करता है। तो देखिए भाई, कौन सा सिद्धांत जो है समीक्षा करना, मतलब सही तरीके से कौन सा ऑप्शन जो है बता रहा है कोहल वर्ग के सिद्धांत को। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके एक बार आंसर दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसको क्या समझते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 पे आप लोग का कमेंट अभी नहीं आया है, आ गया है कुछ लोग का, एक लोग का आया है। कोहल वर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, तो ये तो चरण के बारे में कहा गया है तो सुस्पष्ट तो है ये है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत का सही तरीका से समीक्षा कौन करता है, समीक्षा की बात किया गया है। तो आगे चलते हैं, मतलब उस सिद्धांत के सही कौन बता रहा है, तो ये तो एक विशेषता है, तो ये यहाँ पर आंसर नहीं है। अगला है कोहल वर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है, तो ये सही तरीका से इसका निष्कर्ष है, ऑप्शन नंबर बी। कोहल वर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव जो है स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता को कम मानता है, वो मानता है कि स्त्रियों में समझदारी नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो ये ना इसका निष्कर्ष है, इसके सिद्धांत का निष्कर्ष पूछ रहा है, समीक्षा का मतलब निष्कर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए, स्टेज नंबर 6 के लिए, जल्दी से बताइए स्टेज नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, नहीं, स्वयं के लिए थोड़ी गांधी जी लड़ लिए थे, देश के लिए लड़े थे। और सार्वभौमिक स्तर क्या कहता है, सभी के लिए, तो पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, मित्र और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखने के लिए, नहीं, ये तो होता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की में होता है कि गार्जियन के नज़र में हम अच्छा बना रहे हैं इसलिए अच्छा दिखाते हैं। तीसरा, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, जी ऑप्शन नंबर 3, जो सभी मानव के लिए हो, इस तरह से आपको पॉजिटिव आंसर चुनना पड़ता है।
अगला, कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है? अगर वह बच्चा तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। जल्दी से बताइए किस स्तर पर ऐसा सोच बच्चों में आ जाता है? थोड़ी देर पहले इस तरह के प्रश्न को बनाए हैं आप, जल्दी से बता दीजिए। डी नहीं, डी कैसे हो जाएगा? अरे सिंपल सी बात है, प्रश्न को समझिए। बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, और अगर किसी को भी चोरी करने का इजाज़त नहीं है तो हिंज को भी चोरी करने का इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। जैसे आपको ये आ जाएगा कानून व्यवस्था और अभिमुखता में, नियम कानून का पालन करना चाहिए। क्यों? नियम के विपरीत हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि नियम सबके लिए होता है, और अगर नियम टूटेगा तो सबके लिए टूटेगा, नहीं टूटेगा तो किसी के लिए नहीं टूटेगा। बीस प्रश्न हम करा के छोड़ देंगे, बाकी सब आप करिएगा। कैरोलिन गिल्गिन तर्क देता है कि कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आधार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है। तो ये तो सही बात है भाई, कैरोलिन गिल्गिन तो यही तर्क देती है ना, यही सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कैरोलिन गिल्गिन के द्वारा दिया गया विचार को पूछ रहा है तो यही विचार सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं अगले प्रश्न पे। कैरोलिन गिल्गिन द्वारा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो कैरोलिन गिल्गिन द्वारा कोहलबर्ग के सिद्धांत के प्रमुख आलोचना क्या है, सबसे मेन आलोचना क्या है? तो सबसे मेन आलोचना तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। और अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है, स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा जाता है। भाई स्वर्णिम नियम वाला किस अवस्था में होता है? तो हम जानते हैं कि दूसरा अवस्था का पहला चरण जिसका नाम है अच्छा लड़का अच्छा लड़की, उसी में होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है चेंज करके दिया है, तो हम लोग को ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग पहले चूज कर लीजिए फिर हम चूज कर देंगे। ये होगा, अच्छा ए, हाँ बिल्कुल ए होगा। बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि गोल्डन रूल का मतलब है कि दूसरों को खुश रखिए और उसको हेल्प करिए, उसको सहायता करिए। तो बस 20 क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा, यहाँ तक ही आपको बताऊंगा। आगे का जितने भी क्वेश्चन हैं आपको देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, तकरीबन 55-56 क्वेश्चन है। और भी कम पड़ेगा तो मांगिएगा और भी है ना। और इतने क्वेश्चन को आप लोग जो है सभी को कर लीजिएगा। अभी हम PDF जो है आप लोगों को आज भेज देते हैं, ठीक है। आज PDF आप लोग हो जाएगा और आप सभी लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग का जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है संपन्न हो गया है और कोहल जी का देहांत भी हो गया है। चलिए ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है इस सिद्धांत को समझने में, कोई दिक्कत कोई तकलीफ जल्दी से बता दो। अगर किसी कोई तकलीफ हुआ हो समझने में जल्दी से। नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर।
चलिए ठीक है, ऐसा ही आप लोग जो है बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए और गर्दा मचा दीजिए एग्ज़ाम में। सारा सेट में से कोहल वर्ग को खोज के आज ख़त्म कर दीजिएगा। बचना नहीं चाहिए कोहल वर्ग, किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? कोहल वर्ग आज जिंदा नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखिए। आज ही कोहल वर्ग को जेल में नहीं डालना है, मार देना है उसको खत्म कर देना है, ठीक है? चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोहल वर्ग को बनाते रहिए। और अब आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर ओवर करिए, जितने ग्रुप है, जितने व्हाट्सएप है, स्टेटस वगैरह सब में लगाइए, लोगों को दिखाइए, ताकि ये आप भी पढ़िए और आपके साथी लोग भी पढ़े, सबको पढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है? इसीलिए और ऑनलाइन क्लास वाले थोड़ा सा कृपया अपना पेमेंट कर दीजिए सब लोग, नहीं तो आप लोग को आगे से दिक्कत हो जाएगा क्लास करने में, ठीक है? अगर मैं आप लोग के प्रति ढिलाई बरतता हूँ तो इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाइए। एक चीज़ का ध्यान रखिए सभी लोग, बस एक चीज़ जान जाइए कि जब तक टीचर खुश होकर के नहीं पढ़ाएगा आपको, तब तक आपको किसी भी तरह से कोई भी ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोग अपना पेमेंट जो है कंप्लीट जमा करिए। कोई भी लोग जो है अधूरा, मैं किसी का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ध्यान रखिएगा। सब लोग अपना जो पेमेंट है वो पूरा पेमेंट करिएगा, नहीं तो हम फिर अगले 1-2 दिन में क्लास को बंद कर देंगे, ऑनलाइन क्लास को। तो इसका खामियाजा सभी लोग भुगतिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।